नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे CTI के मॉडल पेपर नंबर 11 के बारे में, जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए CTI प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय छात्रों, इससे पहले मैं CTI के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए 10 मॉडल पेपर और बना चुका हूं। यदि आपने ना देखे हो तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर उन्हें बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। चित्र में दिए बेयरिंग का क्या नाम है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्प्लिट बेयरिंग, ऑप्शन बी है सॉलिड बेयरिंग, ऑप्शन सी है थ्रस्ट बेयरिंग, ऑप्शन डी है जनरल बेयरिंग। तो चित्र में एक बेयरिंग दिया है, उस बेयरिंग का जो क्रॉस सेक्शन है वो पूरा सॉलिड है, इसलिए इस प्रकार के जो बेयरिंग होते हैं वो सॉलिड बेयरिंग होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी सॉलिड बेयरिंग। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चित्र में दिए बेयरिंग का क्या नाम है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बॉल बेयरिंग, ऑप्शन बी है रोलर बेयरिंग, ऑप्शन सी है थ्रस्ट बेयरिंग, ऑप्शन डी है जनरल बेयरिंग। तो जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, यह एक बेयरिंग का चित्र है। इसमें जो शाफ्ट है उसके समांतर लोड पड़ रहा है। इस प्रकार के जो बेयरिंग होते हैं वो थ्रस्ट बेयरिंग होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी थ्रस्ट बेयरिंग। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चित्र में दिए बेयरिंग का क्या नाम है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्प्लिट बेयरिंग, ऑप्शन बी है बुश बेयरिंग, ऑप्शन सी है सॉलिड बेयरिंग, ऑप्शन डी है जनरल बेयरिंग। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इसमें एक बेयरिंग है और उस बेयरिंग में जो स्प्लिट किया गया है स्ट्रक्चर को, और इस प्रकार के जो बेयरिंग होते हैं वो स्प्लिट बेयरिंग होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए स्प्लिट बेयरिंग। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द बेयरिंग? मतलब चित्र में दर्शाए गए बेयरिंग के एक्स भाग का नाम हमें बताना है कि वो एक्स भाग कौन सा है, उसे पहचानना है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आउटर रेस, ऑप्शन बी है बाल केज, ऑप्शन सी है इनर रेस, ऑप्शन डी है रोलिंग एलिमेंट। तो चित्र में बेयरिंग के चित्र में जो एक्स भाग दर्शाया गया है उसको बोलते हैं बाल केज। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी बाल केज। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बॉल बेयरिंग की गोलियां फिल इन द ब्लैंक्स धातु की बनी होती हैं। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है जो बॉल बेयरिंग है उसमें जो बॉल होती है या फिर जो गोलियां होती हैं वो किस धातु की बनी होती हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हाई स्टील, ऑप्शन बी है निकिल क्रोमियम स्टील, ऑप्शन सी है माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी है कास्ट आयरन। तो जो बॉल बेयरिंग में जो गोलियां होती हैं वो निकिल क्रोमियम स्टील की बनाई जाती हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी निकिल क्रोमियम स्टील। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बेयरिंग को बाहर निकालने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बेयरिंग को बाहर निकालने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी है पंच, ऑप्शन सी है बेयरिंग पुल्लर, ऑप्शन डी है हैमर। तो बेयरिंग को बाहर निकालने के लिए बेयरिंग पुल्लर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी बेयरिंग पुल्लर। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस बेयरिंग में लोडिंग अक्ष के समकोण होती है या फिर 90 डिग्री होती है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है थ्रस्ट बेयरिंग, ऑप्शन बी है जनरल बेयरिंग, ऑप्शन सी है सॉलिड बेयरिंग, ऑप्शन डी है स्प्लिट बेयरिंग। तो वह बेयरिंग जिसके लोडिंग जो होती है वो अक्ष के समकोण होती है उसे जनरल बेयरिंग कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी जनरल बेयरिंग। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बॉल बेयरिंग का कौन सा हिस्सा बेयरिंग असेंबली के साथ नहीं घूमता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बाल केस, ऑप्शन बी है इनर रेस, ऑप्शन सी है आउटर रेस, ऑप्शन डी है रोलिंग एलिमेंट। तो बॉल बेयरिंग का वह हिस्सा जो असेंबली के साथ नहीं घूमता है उसे आउटर रेस कहते हैं, या फिर जो आउटर रेस होता है बॉल बेयरिंग का वो असेंबली के साथ नहीं घूमता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी आउटर रेस। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। माइक्रोमीटर में 0.03 मिलीमीटर ऋणात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm नापता है तो सही रीडिंग क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक माइक्रोमीटर है जिसकी जो नेगेटिव एरर है वो 0.03 मिलीमीटर है, और यदि माइक्रोमीटर की रीडिंग अभी 40.53 मिलीमीटर आ रही है तो उसकी सही रीडिंग क्या होगी, ये हमें बताना है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 40.50 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 40.56 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 40.23 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है 40.83 मिलीमीटर। तो इसको निकालने का तरीका जो है, सही रीडिंग निकालने का तरीका वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक्चुअल अभी जो रीडिंग आ रही है 40.53, अगर ऋणात्मक त्रुटि दी है तो हम उस जो रीडिंग आ रही है उसमें ऋणात्मक त्रुटि को प्लस कर देते हैं या जोड़ देते हैं।
तो वो हमारी एक्चुअल रीडिंग आ जाती है। तो गिवन रीडिंग जो दी है हमें, अभी जो रीडिंग दी है वो दी है 40.53 मिलीमीटर, और इसमें ऋणात्मक जो त्रुटि दी है वो 0.03 की दी है। तो 40.53 मिलीमीटर में 0.03 मिलीमीटर जोड़ देते हैं तो ये आता है 40.56 मिलीमीटर। तो ये हमारी एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 40.56 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जब फिल इन द ब्लैंक्स के बने जॉब को ड्रिलिंग करते हैं तो केरोसिन तेल का प्रयोग प्रशीतक के रूप में होता है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है उस धातु का नाम बताइए जिसकी जॉब बनी हो और हम जब उसे ड्रिलिंग करते हो तो केरोसिन जो तेल होता है उसका प्रयोग हम कूलेंट के रूप में करते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्रास, ऑप्शन बी है ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है रॉट आयरन। तो जो एल्युमिनियम के बने जॉब्स होती हैं उनकी जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो प्रशीतक या कूलेंट के रूप में हम केरोसिन ऑयल लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी एल्युमिनियम। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा क्रॉस पिन हथौड़ा है? हमें ये 4 चित्र दिए हैं ए बी सी डी, इसमें हमें बताना है, पहचानना है कि क्रॉस पिन हैमर कौन सा है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है सी, ऑप्शन डी है डी। तो जो ए बी सी डी चारों फिगर दिए हैं इसमें जो फिगर सी है उसमें जो पिन है वो हैमर के जो हैंडल है उसके क्रॉस में बनी हुई है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। जो सी वाला फिगर है वो क्रॉस पिन हथौड़ा का फिगर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सामान्य प्रयोजन के लिए एक बेंच वाइज फिल इन द ब्लैंक्स की ऊंचाई पर फिक्स किया जाता है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सामान्यतः या जनरल जो एक बेंच वाइज होती है उसकी ऊंचाई कितने मिलीमीटर होती है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 106 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 125 सेंटीमीटर। तो सामान्यतः जो बेंच वाइज की ऊंचाई होती है वो होती है 42 इंच, और उसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 106 सेंटीमीटर। तो कभी कभी क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो इंच में दिए होंगे तो हम 42 इंच उसका आंसर लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 106 सेंटीमीटर उसका आंसर लगाएंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 12 का सही उत्तर हुआ वो हुआ 106 सेंटीमीटर। सामान्य प्रयोजन के लिए बेंच वाइज की जो ऊंचाई है वो 106 सेंटीमीटर रखी जाती है या फिर 42 इंच रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नीचे दी गई आकृति के अनुसार फाइलिंग करने का प्रकार क्या है? मतलब नीचे एक आकृति दी गई है, चित्र दिया गया है, इसमें हमें बताना है ये फाइलिंग करने का कौन सा मेथड है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रेट फाइलिंग, ऑप्शन बी है प्लेन फाइलिंग, ऑप्शन सी है ड्रॉ फाइलिंग और ऑप्शन डी है फिनिश फाइलिंग। तो नीचे जैसे चित्र में हम देख रहे हैं इसमें जो फाइलिंग का मेथड दिया है वो ड्रॉ फाइलिंग का मेथड दिया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी ड्रॉ फाइलिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग उपकरण का प्रयोग करने से पहले रिसाव की जांच करने के लिए क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का उपकरण होता है उसका प्रयोग करने से पहले लीकेज चेक करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सोप वाटर, ऑप्शन बी है साल्ट वाटर, ऑप्शन सी है फ्रेश वाटर, ऑप्शन डी है हार्ड वाटर। तो जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस उपकरण होता है उसका प्रयोग करने से पहले जो लीकेज की जांच होती है वो सॉप वाटर द्वारा की जाती है या फिर साबुन पानी द्वारा की जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए सॉप वाटर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक रिवेटिंग जोड़ में प्लेट को एंड टू एंड रखा जाता है और कवर प्लेटों के माध्यम से जोड़ा जाता है। इस जोड़ को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है एक रिवेटिंग जॉइंट है जिसमें प्लेट को एंड टू एंड रखा जाता है और कवर प्लेट के माध्यम से उसको जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के जोड़ का हमें नाम बताना है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लैप जॉइंट, ऑप्शन बी है बट जॉइंट, ऑप्शन सी है एज जॉइंट, ऑप्शन डी है कॉर्नर जॉइंट। तो इस प्रकार के जो जॉइंट होते हैं जिसमें एंड टू एंड प्लेट को रखा जाता है और कवर प्लेट के माध्यम से उसको जोड़ा जाता है, इस प्रकार के जो जॉइंट होते हैं वो बट जॉइंट होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी बट जॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। गेज मूलतः फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी है रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी है इंस्टॉलेशन इंस्ट्रूमेंट। तो जो गेज होते हैं वो मुख्यतः
चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके द्वारा हम किसी चीज़ को चेक करते हैं। गेज के द्वारा कभी भी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, उसके द्वारा हम किसी चीज़ को नाप नहीं सकते हैं, परंतु किसी भी चीज़ को हम चेक कर सकते हैं कि वो विद इन टॉलरेंस लिमिट है कि नहीं है। उसके द्वारा हमें कोई रीडिंग नहीं मिलती है, हमें ये पता चलता है कि पार्ट सही है, रेंज में है या फिर नहीं है जो उसके टॉलरेंस रेंज दी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इनमें से कौन सी चादर सबसे पतली है? जो चारों ऑप्शन दिए इनमें से हमें बताना है कौन सी चादर जो होती है वो सबसे पतली होती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 10 गेज सीट, ऑप्शन बी है 20 गेज सीट, ऑप्शन सी है 30 गेज सीट, ऑप्शन डी है 40 गेज सीट। तो हमेशा इस बात को याद रखना, जब गेज के नंबर बढ़ेंगे, गेज की संख्या बढ़ेगी तो सीट उतनी ही पतली होती जाएगी, और जितनी गेज की संख्या घटेगी सीट उतनी ही मोटी होती जाएगी। तो इसमें जो सबसे पतली सीट है वो है 40 गेज सीट। और अगर क्वेश्चन ऐसे आता कि इनमें से कौन सी सबसे मोटी सीट है तो वो हो जाती 10 गेज सीट। तो हमेशा इस बात को याद रखना, जब गेज की संख्या बढ़ती है, नंबर बढ़ते हैं तो सीट पतली होती है और उसकी मोटाई सीट की पतली होती है, और जब गेज की संख्या घटती है तो सीट की मोटाई होती है वो मोटी होती जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी, 40 गेज सीट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जैसा कि नीचे दिए फिगर में दर्शाया गया है, स्पार्क प्लग गैप की जाँच करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? तो जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, इसमें एक स्पार्क प्लग है और उसके बीच का गैप जो है चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। हमें उस इंस्ट्रूमेंट को पहचानना है कि उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्नैप गेज, ऑप्शन बी है फीलर गेज, ऑप्शन सी है लीफ गेज, ऑप्शन डी है लिमिट गेज। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इसमें एक स्पार्क प्लग के बीच के गैप को हम एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा नाप रहे हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फीलर गेज। फीलर गेज द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि दो मेटिंग भाग जो होते हैं स्पार्क प्लग के बीच का जो गैप है वो कितना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, फीलर गेज। चित्र में दर्शाया गया जो गेज है वो फीलर गेज है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। नीचे दिखाए गए थ्रेड का प्रकार क्या है? चित्र एक दिया गया है थ्रेड का, उस थ्रेड के चित्र को देख के हमें पहचानना है किस प्रकार का थ्रेड है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बटरेस थ्रेड, ऑप्शन बी है नकल थ्रेड, ऑप्शन सी है एक्मे थ्रेड, ऑप्शन डी है ब्रॉन एंड सेप बॉर्न। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इसमें एक थ्रेड है और उसके बीच में जो इंक्लिनेशन एंगल है वो 45 का एंगल है। तो इस प्रकार के जो थ्रेड होते हैं जिसमें इंक्लिनेशन एंगल होता है वो 45 का होता है, इस प्रकार के थ्रेड बटरेस थ्रेड होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, बटरेस थ्रेड। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। टूल को गाइड करने और बड़े पैमाने पर उत्पादन में काम करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है गेज, ऑप्शन बी है जिग, ऑप्शन सी है पिक्चर, ऑप्शन डी है हाउजिंग। तो टूल को गाइड करने के लिए और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए, मतलब मास प्रोडक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग होता है वो होता है जिग। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, जिग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। चित्र में दर्शाए औजार का नाम क्या है? तो चित्र में एक औजार दर्शाया गया है, इस औजार का नाम हमें बताना है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टैप, ऑप्शन बी है नट, ऑप्शन सी है डाई, ऑप्शन डी है रीमर। तो चित्र जो दर्शाया गया है वो एक स्प्लिट डाई का चित्र है और इसके द्वारा हमें एक्सटर्नल थ्रेड हम काटते हैं इसके द्वारा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, डाई। ये डाई का चित्र है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। सॉफ्टवेयर व्हील और शाफ्ट को घूमने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है की, ऑप्शन बी है रिवेट, ऑप्शन सी है नट, ऑप्शन डी है वॉशर। तो शाफ्ट पर व्हील और शाफ्ट दोनों को घूमने से रोकने के लिए हमें की का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, की। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। नीचे आरेख में बी क्या है? तो नीचे एक चित्र दिया गया है, इसमें हमें जो बी दर्शाया गया है उसका बी का नाम बताना है, वो बी क्या है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पिच, ऑप्शन बी है पिच डायमीटर, ऑप्शन सी है मेजर डायमीटर, ऑप्शन डी है माइनर डायमीटर। तो जो चित्र में बी दर्शाया गया है वो मेजर डायमीटर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, मेजर डायमीटर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। किस की आकृति अर्धवृत्ताकार होती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है गिब हेड की, ऑप्शन बी है वुडरफ की, ऑप्शन सी है स्क्वायर की, ऑप्शन डी है फीदर की। तो जो अर्धवृत्ताकार आकृति होती है जिसकी का, उसका नाम होता है वुडरफ की। तो जो वुडरफ की होती है उसकी जो आकृति होती है वो अर्धवृत्ताकार होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी,
वुडरफ की। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस औजार द्वारा धातु की सतह पर रेखाएं खींची जाती हैं। मतलब चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि किस औजार द्वारा धातु की सतह पर रेखाएं खींची जाती हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्क्राइबर, ऑप्शन बी है सेंटर पंच, ऑप्शन सी है फाइल, ऑप्शन डी है कोल्ड चीजल। तो जो स्क्राइबर होता है उसके द्वारा धातु की सतह पर रेखाएं खींची जाती हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए स्क्राइबर। ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के छात्रों के लिए सीटीआई प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय छात्रों, ऐसे और भी मॉडल पेपर मेरे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, तो यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन पास पहुँच सकें। धन्यवाद।